ओके, नाउ डिम डिविडेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली डिविडेंड मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई अगर कंपनी का शेयर हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है उसका बदले, तो दैट इज कंपनी आउट ऑफ उस प्रॉफिट जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, दैट इज पार्ट ऑफ डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द कंपनी क्या होता है, शेयर होल्डर लोग कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज हम तुम्हारा कंपनी को ट्रस्ट किया, तो हाँ हम अपना पैसा तुम्हारा कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसका बदले हमको क्या चाहिए, तो तुमको दो चीज़ चाहिए। एक, भाई तुम प्रॉफिट करते हो उसको थोड़ा हिस्सा हमको दो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर हम पार्टनरशिप फर्म में रहते तो हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता, तो हम तुम्हारा कंपनी में इन्वेस्ट किए तो हमको जो प्रॉफिट करते उसका एक सर्टेन परसेंटेज डिविडेंड देना चाहिए सब शेयर होल्डर को। दूसरा, अगर हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते उसका उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा मार्केट प्राइस होगा मेरे लिए फ़ायदा है। सपोज हम 100 रुपये का शेयर परचेस किए थे, तो आज का दिन उसका दाम हो गया 250 रुपये, तो मेरा आज अगर हम बेचे तो 150 रुपीज़ पर शेयर मेरा फ़ायदा है। दैट इज़ ऑल्सो माई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मगर, पर तब भी मेरा 150 रुपये मेरा शेयर का वैल्यू गिरा। ठीक है, तो एनीवे, तो अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्मली जो डिविडेंड का मतलब हम लोग समझते हैं जो कंपनी उसका प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करता है दैट इज़ अ डिविडेंड, ये तो एक डिविडेंड है ही। तो इसको छोड़ के भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन इस जो भी है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सोचना है। ओके, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सोचना है। ओके, कुछ कुछ और भी ट्रांजैक्शन है जो अगर कंपनी किया तो ये माना जाएगा कि कंपनी उसका शेयर होल्डर को डिविडेंड ही दिया है। कैसे, देखो, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, सेक्शन टू सब सेक्शन 22 का ए बी सी डी हम लोग देखेंगे पहले, ए बी सी एंड डी। ठीक है, फिर ई के बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। तो ए बी सी डी में सबसे पहले क्या दे रहा है, बोला अगर कोई कंपनी उसका एसेट डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसको, शेयर होल्डर को। दूसरा, अगर कंपनी बोनस देता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या फिर डिवेंचर को, ठीक है, या फिर नॉर्मल शेयर होल्डर को बोनस देता है, या फिर कंपनी जब उसका लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन में जो एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर जो कैपिटल रिडक्शंस हुआ कंपनी का, ये सब तुम्हारा डीम डिविडेंड का पार्ट है। कितना पार्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है बोलो तो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो समझ में आया, बट एक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक का कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। हर साल तो कंपनी प्रॉफिट किया होगा, कभी लॉस किया होगा, तो प्रॉफिट किया तो ऐड होते रहता है उसमें, लॉस किया तो माइनस, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें रिजर्व हटा दो, खाली सरप्लस, खाली प्रॉफिट वाला पार्ट देखो, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस व्हिच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व उसका पार्ट होगा, स्पेसिफिक रिजर्व है वो नहीं, फ्री रिजर्व इंक्लूड होगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो बोनस शेयर मीन्स कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये बाद में समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या बोला कि कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट, कितना का भाई, 716 का एसेट, किसको, इसका शेयर होल्डर को। कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 516। नाउ डिस्कस द टैक्स कंसिक्वेंसेस, बताओ। तो ऐसा सिनेरियो आ सकता है ना कि सपोज कंपनी अगर तुमको डिविडेंड देता है, कंपनी अगर तुमको डिविडेंड देता है तो तुमको उसके ऊपर टैक्स देने पड़ेगा, करेक्ट। जिसको डिविडेंड मिला उसको टैक्स देने पड़ेगा। पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अभी तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो कंपनी सोचा यार एक काम करते हैं, हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड लेकर अल्टीमेटली एक काम करते हैं, कुछ एसेट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स बोला नहीं, ये भी हम ये मानेंगे कि तुम डिविडेंड दे रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली तुम अगर एसेट नहीं देता तो 500 लाख में से तुम डिविडेंड देता, तुम एसेट डिविडेंड नहीं दे रहा बोल के एसेट दे रहे, इट इज दैट मीन्स इट इज़ अ डीम डिविडेंड। अब तब से कंपनी बोला अरे सर अगर हम डिविडेंड देते भी तो मेरा डिविडेंड तो मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होता, कंपनी क्या जितना प्रॉफिट किया उससे ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है 500 लाख, तो हम तो उससे ज़्यादा देंगे नहीं, तो इसका मतलब 700 लाख अगर हम शेयर इशू किया तो तुम्हारे लिए डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, 700 लाख कि 500 लाख,
500 लाख, बोलो। 500 500, बिकॉज टू दी एक्सटेंट, 500 लाख। टू दी एक्सटेंट जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा तो हम डिविडेंड दे ही नहीं सकते, डिविडेंड रियलिटी में भी अगर देते तो इसीलिए जो भी होगा जितने भी दिया तो मैक्सिमम तुम्हारा जो तुम्हें टू कितना होगा, तुम्हारा डिम डिविडेंड कितना माना जाएगा कंपनी का हाथ में, तो 500 लाख का। तो यहाँ पे बोला सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज हो या ना हो, इट्स डिम डिविडेंड। इन द गिवन केस कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया 700 लाख का, प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड 500 लाख का, सो डिम डिविडेंड कितना माना जाएगा, 500 लाख का, एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर डिविडेंड देते, अगर हम डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता तो इसका टैक्स कौन पे करता, शेयर होल्डर लोग पे करता। तो ये जो 500 लाख का एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर लोग को, ये भी टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन 14 बोला शेयर कैपिटल है कितना भाई, 500 लाख, इंक्लूडिंग बोनस शेयर से कितना, 100 लाख का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा प्रॉफिट दिख रहा है कितना, 600 लाख, एंड जीआर दैट इज जनरल रिजर्व है तुम्हारा 200 लाख का। कंपनी कितना एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया, एसेट मतलब डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट किया टू ईच शेयर होल्डर फ्री में। बोलते हम तुम लोग को डिवेंचर देते अपना कंपनी का, मतलब हम अपना कंपनी का तुमको डिवेंचर होल्डर बना दिए, तुमको एक पैसा देने का जरूरत ना पड़ा। ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट, इट्स लाइक अ डिविडेंड। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले एसेट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 1200 लैक्स। अब तुम्हारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, तो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्लस जो रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्या होता है, दैट इज अ फ्री दैट मीन्स प्रॉफिट तो होगा, प्लस फ्री रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व जो फ्री है, कोई भी पर्पज यूज हो सकता है, प्लस जो तुम ऑलरेडी बोनस शेयर दे चुका है 100 लाख, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। बोलो ना वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब कैपिटलाइज्ड भी अगर हो गया है, देखो बोनस शेयर व्हाई इट इज अ कैपिटलाइज्ड, बोनस शेयर जब इशू करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा देते हैं, यही होता है। अगर एडजस्टमेंट तुम लोग देखेगा, बोनस से मतलब फ्री में तुमको कंपनी शेयर्स दिया, तो अगर कंपनी तुमको शेयर्स दिया, कंपनी क्या करेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके फाइन। अब भाई बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं, तो डेबिट किसको करेगा बताओ। अब नॉर्मली शेयर इशू करने से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, तो यहाँ तो पैसा मिले नहीं कंपनी को, तो क्या करेगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस जो था ना क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करेगा, तो दैट इज रिजर्व से उठा कर कैपिटल में लेके गया, दैट इज कॉल्ड तुम्हारे ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, बोनस शेयर्स, प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज्ड किए। एनीवे तो वो बोला दैट इज ये भी तुम्हारा ऐड होगा, बोनस से जो इशू किया था 900 लाख है, बट तुम दिए 1200 लाख, तो मैक्सिमम कितना होगा 900 लाख, इट विल बी ट्रीटेड एज डिम डिविडेंड एंड टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्या बोलता है, अगर शेयर होल्डर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, बोनस शेयर्स दे रहा है तुम, लिक्विडेशन में कोई एसेट दे रहा है, या फिर कैपिटल रिडक्शन का कोई भी स्कीम तुम कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको माना जाएगा डीम डिविडेंड। तो टैक्सेबल किसके ऊपर होगा, टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो सर क्वेश्चन है सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज पीएल अकाउंट का बैलेंस तो आएगा ही, फ्री रिजर्व प्लस अगर कोई बोनस शेयर कैपिटल वगैरह तुम अगर इशू कर दिए तो वो बोनस शेयर्स। कोई डाउट यहाँ पे, सर आप बोल रहे थे कि ये डिविडेंड पे टैक्स देना होता है, तो ये टैक्स क्या शेयर होल्डर देता है या कंपनी देती है? शेयर होल्डर बोला नहीं, टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तुमको अगर डिविडेंड मिलता तो टैक्स तुम देते ना डिविडेंड के ऊपर, तो कंपनी तुमको डिविडेंड, इट इज ये इनकम टैक्स का नजर में क्या होता है, कंपनी इज अ काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे इन शेयर होल्डर को डिविडेंड डायरेक्टली नहीं दे रहा है, इससे क्या होता है कंपनी का हाथ में भी टैक्स लगेगा, उसका हाथ में टैक्स लगेगा, क्या कर रहा है एक एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब कंपनी जब एसेट डिस्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल एसेट, तुम बोलेगा एग्जीम ट्रांसफर, ठीक है लो तुम एग्जीम ट्रांसफर, बट
जो रिसीव किया वहाँ पे शेयर होल्डर, उसको हम डिम डिविडेंड बोलेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ए बी सी डी ये सब से क्लॉज है। ओके, ए बी सी डी सब क्लॉज है। 222 ए, 222 बी, 222 सी, 222 डी, ठीक है, ये सब क्लॉज है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तुमको डिम डिविडेंड लग जाएगा। किसको? शेयर होल्डर के हाथ पे, टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके कंपनी बताएगा कि अच्छा हम इस प्रोपोर्शन में सबको दिए, तो इसका अकॉर्डिंगली तुम्हारा इतना डिम डिविडेंड है, तो वो अपना टैक्स देगा उस हिसाब से ना। और एक सेक्शन है तुम्हारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सब क्लॉज ई, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में तुम्हारा सीए फाइनल लेवल में है, इंटर लेवल के लिए ज़्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं, ठीक है, जितना करा रहे मोर देन इनफ है। उसके बाद तुम स्टडी मैट एंड एक बार स्कैनर वगैरह देख लेना, एक्स्ट्रा क्या क्या क्वेश्चन इसमें से। कोई डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास हमको बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होमवर्क रहेगा सब क्वेश्चन आंसर। एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, ओके, जिसमें पब्लिक्स आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। एनी पेमेंट बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, किस टाइप का? बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांसेस। एक प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन दे रहा है। किसको दे रहा है? शेयर होल्डर को दे रहा है, जो कि ना 10% से ज़्यादा, 10% वोटिंग पावर कंपनी का होल्ड करके है। 10% वोटिंग पावर कंपनी का है, दैट इज 10% से भी ज़्यादा शेयर मेरा है, ओके। या फिर क्या कर रहा है? एक तो शेयर होल्डर को दे रहा है जो कि ना होल्डिंग मोर देन 10% शेयर कैपिटल, या फिर 10% ही था। दूसरा कोई कंसर्न को दे रहा, दैट इज फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर। हम उस कंपनी का मेंबर मतलब हम उस कंपनी का शेयर होल्डर है, या फिर हम उस कंपनी का पार्टनर है, ठीक है, एंड हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एंड मेरा सपोज मेरा दूसरा 2-3 तो कंपनी कुछ फर्म में मेरा हम मेंबर है, दैट इज शेयर होल्डर है, कुछ फर्म का पार्टनर है, एंड मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है जानने पड़ेगा, बताएंगे। जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे हम पूरा कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है। मेरा इनकम का इतना परसेंट वहीं से आता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अभी हम बताएंगे डिटेल में जब सीए फाइनल वाला नोट से कराएंगे। तो अगर इसको दिया या फिर कोई कंसर्न को दिया जहाँ पे उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर किसी और को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ अ शेयर होल्डर, तब इसको बोला जाएगा कि भाई डिम डिविडेंड है। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच शेयर होल्डर का हाथ में टैक्सेबल लगेगा। दैट मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सब क्लॉज ई कब आएगा? अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस देता है टू द शेयर होल्डर विथ, जो कि ना 10% से या फिर उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग करता है, या फिर कोई कंसर्न को कोई दूसरा कोई कंपनी को दे रहे या कोई फर्म को दे रहे जहाँ पे ये शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर इस शेयर होल्डर का बेनिफिट के लिए किसी और को, सपोज शेयर होल्डर का वाइफ को दे रहा है, ठीक है, टू अदर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ शेयर होल्डर, इन दैट केस इसको डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ई, एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच शेयर होल्डर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, उसके बाद हम डायरेक्ट सीए फाइनल वाला मैथ से कराएंगे, तुम लोग और क्लैरिटी आएगा वहाँ से। यहाँ तक कोई डाउट? देखो बट यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन है सर, सपोज ये कंपनी नॉट ओनली दिस शेयर होल्डर, बाकी मेंबर लोग, बाकी को भी लोन देता है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इनकम, तो हम इनकम टैक्स बोले ओके, तो बाकी को अगर लोन देता है तो उसका बदले इंटरेस्ट लेता होगा, कुछ फॉर्मेलिटी होता होगा, तो इसका भी अगेंस्ट भी क्या सेम फॉर्मेलिटी सेम इंटरेस्ट है। अगर नॉर्मल ट्रेड एडवांस दिया है तो ठीक है, नॉर्मल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन इज ओके, नॉट इंडिपेंडेंट। बट नॉर्मल आर किसी को नहीं देता है, ये बेनिफिट सिर्फ कुछ शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है, तब तो भाई इसको हम डिम डिविडेंड मानेंगे। कोई बोला कि ट्रेड एडवांसेस व्हिच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड बोलकर ट्रीट नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ए बी सी डी या ई में यहाँ पे क्या था, एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ भी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर था। यहाँ पे एसेट नहीं दे रहा है, लोन एडवांसेस दे रहा है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर को क्या करता है, डिविडेंड देगा तो उसका अपना टैक्स, एक काम करते लोन्स दिखा देते हैं, आई विल गिव यू लोन। इससे क्या, हम लोन दिया, मेरा लाइबिलिटी, मेरा एसेट बढ़ा, सामने वाला लोन लिया, सामने वाला लाइबिलिटी बना, तो किसी का इनकम में कुछ गया ही नहीं, हाँ कि नहीं।
हम तुमको लोन देते हैं तो तुम्हारे लिए तो लायबिलिटी हुआ, तुम बोले मेरा तो सही इनकम हुआ ही नहीं, और हम तुमको लोन दिए मेरे लिए जैसा एसेट बना, तो टैक्स बच गया तुम लोग का। बट इनकम टैक्स बोलेगा नो, तुम एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हो, तुमको लोन दिया मतलब हम, अगर नॉर्मल ट्रेड एडवांसेस ये नहीं है तो तुम्हारे लिए हमको डिम डिविडेंड मानेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, इसको देखने के बाद अब पर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर वगैरह ये सब क्या है देख लेते पहले। ठीक है, वह द एम्प्लॉयर सपोज ए क्लोजली एक कंपनी है, प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, जो कि ना होल्डिंग वोटिंग राइट 10% और मोर, देन प्रोविजन ऑफ डिम डिविडेंड एंड परक्यूजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल। एम्प्लॉय को भी दे रहा है, बट एम्प्लॉय कौन है, 10% भी ज़्यादा तुम्हारा होल्ड करता है शेयर। ठीक है, तो 10% भी ज़्यादा का शेयर होल्ड करता है तो उस केस में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आए थे क्वेश्चन नंबर 15 में। एक्स प्राइवेट लिमिटेड गिव्स लोन्स कितना 5 लाख का एक शेयर होल्डर को दिया। अब वो चेक करना है कि ये शेयर होल्डर कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है, भाई 12% शेयर होल्ड करता है। तो नाउ कंपनी का प्रॉफिट कितना है अक्यूमुलेटेड 7 लाख, लोन कितना दिया 5 लाख, तो बिसाइड दिस शेयर कैपिटल द कंपनी इज का 10 लाख में बोनस शेयर भी 1 लाख है। तो नाउ लोन इज रिफंडेड बाय द शेयर होल्डर आफ्टर 5 डेज बाद रिफंड भी करते हैं। नाउ डिस्कस, अब बताओ डिस्कस करो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई रिफंड किया जो भी किया, बट इमरजेंसी में कंपनी से पैसा लिया, ओके, लो एज अ लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी उसको पैसा दिया, तो हमको चेक करना है क्या ये 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर है, यस है, तो क्या इसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 लाख पूरा इंटायर 5 लाख रुपये टैक्सेबल एज डिविडेंड। तो एनी पेमेंट बाय अ क्लोजली हेड कंपनी बाय वे ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू शेयर होल्डर होल्डिंग 10% या फिर ज़्यादा वोटिंग राइट इज अ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ना फॉर दिस पर्पस मैंने इस सेक्शन 222A के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड नहीं करते, प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड बोनस शेयर को हम लोग ऐड नहीं करते, बस 222ABCD के लिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड नहीं करते, इसको ऐड हम लोग नहीं करते, हमें प्रॉफिट को बोले बोनस शेयर्स को। तो बेसिकली तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 7 लाख एंड तुम लोन दिया 5 लाख का, तो 5 लाख तुम्हारा डिविडेंड इनकम माना जाएगा। किसका, मिस्टर एक्स का, जिसको रिसीव हुआ, जिसको लोन दिया। ओके, अब क्वेश्चन है सर ये जो था ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा, कि कब बोला जाएगा कि यहाँ पे एक क्लॉज था, ये तो समझ में आया कि शेयर होल्डर का 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट हो गया फाइन, बट सेकेंड वाला जो पॉइंट था, अगर सपोज शेयर होल्डर को नहीं देखा, हम कोई कंपनी कोई फर्म को दिए जहाँ पे उस शेयर होल्डर मेंबर है या फिर उस शेयर होल्डर का उस कंपनी या उस फर्म में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है, तो अरे यार क्या हो गया, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न अदर देन अ कंपनी, अगर इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी समय अगर वो कितना 20% से भी ज़्यादा अगर इसका इनकम एसी होता है, इज इंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द इनकम ऑफ सच कंसर्न, मैंने वो चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो जो भी हो या फिर एलएलपी हो, उससे अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% से भी ज़्यादा इनकम होल्ड आ रहा होगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हम बोलेंगे ये पर्सन का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो शेयर होल्डर के लिए 10% था एंड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए 20% वाला कैटेगरी था। ओके, 20% ऑफ इनकम ऑफ सच पर्सन्स। एक मिनट रुको, तो रोका ही रही हूँ। अभी तक समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं समझ में आया, कुछ भी बोलो।
कहीं पे भी कोई डाउट है? देखो सिंपल सा पॉइंट है यार, दो एरिया है। अगर कंपनी नॉर्मल डिविडेंड छोड़ के कुछ और बेनिफिट दे रहा है शेयर होल्डर, किस टाइप का बेनिफिट? एक सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ABCD में बोल रहा है कि एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बोनस शेयर्स दे रहा है, इशू कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का केस में देखा जाएगा। अगर दे रहा है तो कोई भी शेयर होल्डर को चाहे दे, तो अगर इस टाइप में दे रहा है तो हम बोलेंगे टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तुम्हारा डिम डिविडेंड माना जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बोनस देखो यहाँ पे ऐड होता है, बट यहाँ पे इस केस में ऐड नहीं होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे टैक्स कौन देगा? इट विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके। अब सर कभी कभी कंपनी क्या होता है, एसेट फैसेट नहीं दिया, कंपनी सपोज शेयर होल्डर को पैसे का ज़रूरत था, उसको लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया, बट ये तुम्हारा ट्रेड एडवांस नॉर्मल कोर्स में नहीं है, ठीक है। इन दैट केस अब चेक करना पड़ेगा जो शेयर होल्डर को पैसा दे रहा है, क्या ये इस टाइप का शेयर होल्डर है जो कि 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट ओन करता होगा, या फिर चलो शेयर होल्डर को नहीं दिया, शेयर होल्डर का जहाँ पे इंटरेस्ट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न को दिया, चाहे वो कंपनी हो फर्म हो जो उसको दिया, या फिर शेयर होल्डर का बेनिफिट के लिए किसी और को दिया, सपोज शेयर होल्डर को रिलेटिव को दे दिया, शेयर होल्डर का वाइफ को दे दिया। तो इस केस में बोला जाता है कि जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया इट इज़ अ डिविडेंड टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ना, यहाँ पे प्रॉफिट में बोनस जो है तुम्हारा वो इंक्लूड नहीं है। ओके। टैक्सेबल किसके हाथ में? टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ सच शेयर होल्डर। बस यही तो दो कंसेप्ट है। 222E क्या बोलता है भाई? लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, किसको दे रहा है? 10 शेयर होल्डर को दे रहा है जो कि ना 10% या फिर उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करता होगा, या फिर उसका कोई कंसर्न को दे रहा है जहाँ पे वो शेयर होल्डर किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज उसका 20% से भी ज़्यादा इनकम अर्न होता होगा, 20% से भी ज़्यादा इनकम अर्न होता होगा वहाँ से, या फिर उसका कहने में किसी और को दिया, तो जितना दिया होगा टू दी एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट तो उसका डिविडेंड माना जाएगा, एंड टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके, क्लियर? इसको और डिटेल में करा सकते हैं हम, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये फाइनल लेवल के लिए है, ठीक है। कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, अभी हम चाहे तो करा सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ये सेम चीज़ ये तुम्हारा डिटेल में यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया है, इससे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CA फाइनल या CMA फाइनल, ठीक है। ओके चलो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। अब देखो डिडक्शंस के बारे में बोला कि भाई इनकम फ्रॉम अदर्स, उसमें जब तुम इनकम कैलकुलेट करते हो तो कोई भी खर्चा वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। अगर फैमिली पेंशन है तो याद है 1/3 या फिर 15,000 डिडक्ट होगा, करेक्ट। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम तुमको अगर मिल रहा है कोई सिक्योरिटीज से, ठीक है, तो इन केस ऑफ क्या करिए इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी कमीशन या फिर रेमुनरेशन टू बैंकर जो तुमको चार्जेस काटा है, कोई भी कमीशन हुआ या रेमुनरेशन हुआ, सिर्फ वो तुमको डिडक्ट होगा, ठीक है। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग द कैपिटल नेचर इनकट फॉर अर्निंग सच इनकम, वो तुम्हारा डिडक्ट होगा, बट ये सब तुम्हारा खर्चा डिडक्ट नहीं होगा, लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड सैलरीज पेड आउटसाइड इंडिया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड इन केस ऑफ विनिंग लॉटरी तुम परचेज किया उसका खर्चा वगैरह अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम कोई भी पेमेंट किया कोई भी रेसिडेंट को विदाउट TDS काट कर, तो 30% ऑफ दैट सेट एक्सपेंडिचर विल डिसअलाउ हो जाएगा। PGBP जब चैप्टर कराएंगे तब भी समझ में आएगा क्या होता है। अगर सपोज कोई पेमेंट किया उसमें TDS काटना जरूरी था, तुम TDS काटा ही नहीं, तो 30% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर विल डिसअलाउड अंडर PGBP का जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा। फिर अलाउ होगा जब तुम TDS काट के पेमेंट कर दिया तब फिर अलाउ कर देगा वो लोग, ठीक है। तो नॉर्मली इनकम और अदर्स उसमें कुछ डिडक्शंस नहीं मिलता, एक्सेप्ट फैमिली पेंशन वाला छोड़कर, और जो इंटरेस्ट इनकम रियलाइज करेंगे जो बैंक तुमसे पैसा वगैरह काटता है चार्जेस वगैरह, बस उतना ही। ये कैश क्रेडिट है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अनएक्सपेक्टेड इसका ज़रूरत है नहीं, तब भी एक बार एक काम करते हैं। एक कैश क्रेडिट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, सपोज तुम्हारा पास कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मनी हो, ज्वेलरी हो, तुम अपना इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल किया तुम दिखाया नहीं, ठीक है, तुम ज़बरदस्ती कोई खर्चा क्लेम करके बैठा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट तुमको जब इनकम टैक्स क्वेश्चन पूछा तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर अमाउंट बोरो किए या फिर रिपेड किए ऑन हुंडी, तो जो इस केस में इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो भी अनडिस्क्लोज इनकम है तुम्हारा, जो भी इनकम अल्टीमेटली तुम डिस्क्लोज नहीं किया इनकम टैक्स का रिटर्न में,
जो तुम्हारा टैक्सेबल होना चाहिए था बट तुम डिस्क्लोज नहीं किए। जो अनडिस्क्लोज इनकम होता है वो तुम्हारा टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस। एंड टैक्स कितना रेट पे लगे बोले तो 60% ऑफ द टैक्स रेट प्लस सरचार्ज 25% प्लस 4% हायर एजुकेशन विदाउट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट डायरेक्ट। फर्दर नो एडजस्टमेंट फॉर एनी खर्चा वगैरह तुम किया हुआ तो कोई खर्च डिडक्शंस का खर्चा नहीं मिलेगा। इसको एक बार पहले जैसे घर पे पढ़ लेना। इतना याद रखना कोई अनडिस्क्लोज इनकम वगैरह अगर है तो उसमें 60% रेट पर तुमको टैक्स लगेगा प्लस उसमें सरचार्ज इसी ऐसी चीज़ तो जो लगने का वो तो लगेगा, ठीक है। और ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में जो तुम लोग माइनस कर लेता है वो माइनस भी नहीं होगा, डायरेक्टली फ्लैट रेट पे जो भी इनकम के ऊपर फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% जो अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला केस में 15%, ये सब में डायरेक्ट फ्लैट रेट में लगता है, ठीक है। अब ये सम्स वगैरह है तुम्हारा काम है, अब जितना भी सम्स है ये सब ये तो करना ही है होमवर्क, प्लस CA एंड CMA का मैट CA वाला उसका जो एक्सरसाइज जो सम्स है वो करना है, प्लस स्कैनर प्लस RTP प्लस MTP लास्ट 5 अटेम्प्ट का, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोगों का इनकम टैक्स का क्लास कब है? परसों है, तो परसों ये हो जाना चाहिए। तो ये चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो हमको बताना, देन आई विल ये चैप्टर करेंगे, अदरवाइज इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है हम उसका आंसर अभी ग्रुप में भेज दे रहे हैं, मेरी इस मैट का आंसर, ठीक है।